हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे हम अपना चैप्टर 4 ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम 3 बेसिक प्रिंसिपल्स एसएसआई के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने एसएसआई को लेबर इंटेंसिव और उसके बेनिफिट बताए। उसके बाद हमने बताया एसएसआई हमारा लोकल फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, लोकल मोड पे इसका ट्रांसपोर्टेशन और रेगुलेशन हमेशा रेगुलर रहता है। नेक्स्ट क्या होता था हमारा पॉइंट कि एसएसआई को स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जिस वजह से इक्विटी जनरेट होती है। कैसे होती है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम आगे हमारे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट था। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 1950 से लेके 1990 तक के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे। पब्लिक एंटरप्राइजेस का हमने डिस्कस किया कि हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस सेंट्रल रोल थी, यानी प्राइमरी थी हमारी, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को ग्रो किया। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमने हमेशा सेकेंडरी ट्रीट किया। और इसके क्यों से कैसे बनी ये सेकेंडरी, क्योंकि इनको लाइसेंस लेना पड़ता था। और दूसरा बेटे हमने प्राइवेट एंटरप्राइजेस के माइंड में ये बात रखी थी कि हमारे फर्स्ट प्राइमरी मोटिव क्या होगा यहाँ पे, सोशल वेलफेयर, ठीक है, या इक्विटी। और सेकेंडरी में हम प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, तो हमने लाइसेंस दे दिया। अब इसी में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब समझने की ट्राई करो कि हमने किया क्या। हमने ये किया कि हमारे जो देश में जितना भी प्रोडक्ट था ना, उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन विद इन द कंट्री रहा, ठीक है। यानी हमने उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन आउटसाइड द कंट्री स्टार्ट नहीं किया, जिससे कि मेरा देश सेल्फ रिलायंस हुआ। सेल्फ रिलायंस होने से हमारी इंटरनली ही इनकम जो है वो ग्रो की। अब हमारे देश में जो एक्सपोर्ट होता था प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ, हमने उसको कम कर दिया। कम करने की वजह से वो हमारे कंट्री में रहा, जिस करके हमारे जो देश है वो ग्रो हुआ। इंटरनली हमारी कंट्री ग्रो होना स्टार्ट हो गई। उसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेड तो हुआ, बट हमारा जो लोकल प्रोडक्ट्स था, हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, उस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा एनहेंस हुई हमारी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सेविंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। याद है हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एसएसआई ने, कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे एसएसआई की हेल्प की। उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई तू काम शुरू कर, देखते हैं, मैं तेरी हेल्प जितनी पॉसिबल हो पाएगी ना उतनी तेरी हेल्प करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने यही बोला था ना। अब वही चीज़ यहाँ पे कैसे करी हेल्प हमारी गवर्नमेंट ने, क्या किया, जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे ना, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बैन कर दिया आना। अब हम डायरेक्टली फॉरेन गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम मत आओ हमारी कंट्री में, हमारे यहाँ पे आके तुम बिजनेस ना करो। हम उसको ना इनडायरेक्ट ऐसी पॉलिसीज़ लगा देते थे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, जिसके करके यही सेंस निकलती है। तो हमने क्या किया, हमने इम्पोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी चार्ज करने स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी। और उसके बाद हमने जो इम्पोर्ट का कोटा था ना वो फिक्स कर दिया, यानी उनका प्रोडक्शन, उनका यूसेज, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका आउटपुट, वो रॉ मटेरियल कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें हमारे उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर कंट्री का कितना % जो है लोग एम्प्लॉयड रहेगा, इतना लोग हमारा बैकवर्ड रीजन से भी होना चाहिए। यानी बहुत सारी हमने ना उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इतने रेस्ट्रिक्शंस में काम करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे ना हमारे, वो कम होने लग गए। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी बेटे वो ग्रो कर गई। अब हम देखते हैं दो व्यू पॉइंट कि हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनका अल्टीमेट क्या फोकस है। दोनों का ही फोकस हमारा डेवलपमेंट है। थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नो डाउट हम डेवलप होते हैं, पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस है हमारा, यानी हमारी कंट्री का एक बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस तैयार होता है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हमारे देश में छोटे बड़े हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इक्विटी जनरेट भी होती है।
अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे है, जो कि गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। देखो एवरीथिंग, तुम किसी भी चीज़ को पढ़ो बेटे, उसके गुड इफेक्ट्स के साथ ना उसके बैड इफेक्ट्स होते ही होते हैं, और बैड के साथ गुड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉलिसी है, कोई भी काम करना हमने स्टार्ट किया है ना, तो नो डाउट अगर उसका कुछ फेवरेबल आउटकम है ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव भी रहेगा। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो नेगेटिव क्या कवर हो सकता है। अगर उस नेगेटिव जोन को कवर कर सकते हैं या उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं। समझ आए? अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसके क्या गुड इफेक्ट्स थे और क्या बैड इफेक्ट्स थे, और उसका क्या रिजल्ट हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। गुड इफेक्ट्स थे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, सबसे पहले हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 1950 से लेके 1990 तक हमारा देश एनुअली 6% ग्रो किया, बहुत अच्छी बात है ये भी। हमारा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हुआ। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ, एक यही फेज़ ऐसा था ये 40 इयर्स का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ना, एक बॉम्ब की तरह हमारे देश में क्या कहते हैं एक्सप्लोर हुई। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई वो, और इसी वजह से उनका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग थी ना, इतनी अच्छी खासी थी कि इनको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी हम बोलने लग गए थे। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री है, ये हमारी पार्ट क्या थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की फॉर्म में था, और नो डाउट हमारी उस पर्टिकुलर एरिया की या उस पर्टिकुलर स्टेट की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने लगी थी। अब हम पढ़ते हैं हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे। ध्यान से देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही टाइम से हमारे देश में दो अच्छी खासी थी, राउरकेला और भिलाई। अब ये दोनों लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपने आप में इस हद तक थी कि इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ये बताया कि भाई इस लेवल की, इतनी हाई लेवल की इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में कैपेसिटी है अब्जॉर्व करने की। ठीक है, यानी इंडिया इतनी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे रख रहा है और काम भी करवा रहा है। ठीक है, और वहाँ से हमारा इंडिया तो ग्रो हो ही रहा है। तो हमारी इकोनॉमी के माइंड में ये आया कि हम नो डाउट इस लेवल की इंडस्ट्री अभी हमारे लिए इस्टेब्लिश करना इजी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एसएसआई को ही प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत इसमें ज़्यादा फंड भी लगेगा। फंडिंग हमारे पास बहुत अच्छी होती नहीं थी पहले। तो हमने क्या किया, हमने इस लेवल की इंडस्ट्री ना देख के जो हमारे पास एसएसआई थी ना, उस इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इफ़ेक्ट क्या हुआ, हमारे देश में सोशल ग्रोथ हुई, सोशल जस्टिस हुआ, इक्वालिटी हुई। तो इतना ना सही, बट हाँ नो डाउट हमने इंक्रीज हम हुए। ओवरऑल बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या हुआ। अभी सोचो हमने क्या क्या पॉजिटिव पढ़े हैं। ग्रोथ हुई हमारे देश में, हमने देखा ना 6% एनुअली ग्रो किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, मॉडर्नाइजेशन हुई। मॉडर्नाइजेशन का एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने जब ये कोटा फिक्स कर दिया था ना कि इतने लोगों को अपनी अगर लाइसेंस लेना है तो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। इक्विटी आई, सेल्फ रिलायंस आया। तो ओवरऑल बेसिस पे जो मेरे 5 ईयर गोल्स थे ना, काफ़ी हद तक वो अचीव हुए, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। ध्यान रखना, 5 ईयर प्लान्स कुछ हद तक अचीव हुए, किस एस्पेक्ट से, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी भी हमारी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आ जाते हैं हम बैड इफेक्ट्स में। देखो जर्नली तुम्हें 3 से 4 ही बैड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, पर उन बैड इफेक्ट्स का इम्पैक्ट देखना है हमें। अगर हम उसे कवर करते हैं तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट उसी प्रोसेस को फॉलो कर लेगी, पर अगर हम वो कवर नहीं कर पाए हैं तो हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो सबसे पहला क्या हुआ हमारा, तुमने देखा होगा तकरीबन बेटे सारा का सारा कंट्रोल ही पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होगी। मोनोपोली होने से हमारे देश में डेड सोशल वेट हुआ। डेड सोशल वेट का मतलब क्या होता है, सोशल इनजस्टिस होना। सोशल इनजस्टिस का मतलब क्या होता है कि एक बंदे के दिमाग में ये आ गई कि दैट आई एम द किंग, कि मैं राजा हूँ वहाँ पे, जो कि उस टाइम पब्लिक सेक्टर सोच रहा था। तो वो अपने ही जो रूल्स है, अपने ही प्रोसीजर्स है, बिना सोसाइटी के बारे में सोचे भी कई बार उन्होंने फॉलो किए। उससे हुआ क्या, हमारे देश में इनसफिशिएंसी आई, जो करप्शन था, करप्शन नो डाउट इंक्रीज हुआ।
और अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से लॉस भी हमारी कंट्री ने, हमारी स्टेट ने बियर किया। और उसके बाद हमारे पास जो नेशनल रिसोर्सेज थे उनका इनसफिशिएंट यूज़ हुआ। क्यों? बेटे करप्शन बढ़ गया। तो कई लोग सिफारिश के बेस पे या एक दूसरे की जान पहचान के बेस पे वहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो जो रियलिटी में उस पोस्ट के लिए वहाँ पे कैपेबल लोग थे वो उनको जॉब नहीं मिली। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जब एक कैपेबल बंदा किसी भी रिस्पेक्टिव पोस्ट पे नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ नहीं होगी। अब हमने क्या किया, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को तो प्रमोट किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पर उससे हुआ क्या, हमारे देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं रहा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कम होने की वजह से हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो डिक्रीज हो गई। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को ये लगा कि ओनली यू आर द किंग। यू आर द किंग का मतलब क्या, तुम जो प्रोडक्ट बना दो हमारे देश में लोगों को ना चाहते हुए हमारी स्टेट में लोगों को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। उनके पास इंटरनेशनल लेवल की उस टाइप की गुड्स है नहीं कि वो मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से वहाँ पे स्विच कर जाएंगी और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमने फॉरेन एक्सचेंज पे बैन कर दिया। अभी हमने पढ़ा ना पीछे कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेड हुई थी। अब उससे हुआ क्या, हमारा इनसफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हुआ। क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली रन करने के लिए डोमेस्टिक इनकम भी चाहिए, फॉरेन इनकम भी चाहिए, ये एक फ्लो होता है। अगर हमारे देश में फॉरेन इनकम अच्छी होती है तो हम उसको यूज़ अपनी इकोनॉमी में करते हैं, उस अकॉर्डिंगली जनरेशन होती है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। पर हमने तो क्या कर दिया था, यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हद तक बंद कर दिया था। उसकी वजह से यहाँ पे देखो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम होना स्टार्ट हो गया था 1990 के एंड में। ये सारा हमें कब पता लगा, ये जो बैड इफेक्ट्स हैं ये लगभग 1990 में पता लगे हमें कि इतने ज़्यादा मेजर इसके बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पता लगने लग गए थे पर उनका इतना ज़्यादा, इतना पावरफुल जो इम्पेक्ट था ना वो हमने 1990 में देखा। तो हमारे देश में जब फॉरेन एक्सचेंज ही कम हो गया था तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टॉक था बेटे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। दूसरा, इंडिया को ना चाहते हुए भी अपने गोल्ड को एज मतलब रिजर्व की तरह ट्रीट करके वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी हो गई थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो जो है डोमेस्टिक इनकम तो डोमेस्टिक ही है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे तो इनकम थी ही नहीं, कहाँ से ग्रो करता। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स थे ना, इसको हमें ना कोई रिकवरी मोड नहीं दिखाई दिया। अब गवर्नमेंट को जब रिकवरी मोड नहीं दिखाई दिया, और कोई भी बैड इफेक्ट ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करने की जगह ना डिक्लाइन भी हो रही थी। कई फेजेस में करप्शन आ गया था, डोमेस्टिक इनकम ही खत्म हो गई थी, हमारी स्टैंडर्ड ही नहीं रहे क्वालिटी के, ठीक है। तो गवर्नमेंट को रेसिप्रोकेट फील हुआ उस टाइम पे। अब उसने क्या किया, भाई मुझे इंडस्ट्रीज तो ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, पर साथ में मुझे इस हिसाब की पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे मैं पूरा का पूरा ओवरऑल कंट्रोल स्टार्ट कर सकूं। इसलिए हमने एलपीजी स्टार्ट किया। एलपीजी दैट वाज स्टार्टेड इन 1991, क्योंकि आफ्टर 1990। इसी वजह से उसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, ताकि हमने वहाँ पे कोशिश की हम ये सारे के सारे बैड इफेक्ट्स को ख़त्म कर पाए। यहाँ पे अब ये रीज़न समझ आए कि हमारे देश में एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट करने के रीजंस क्या थे। वो एक ही दम स्टार्ट नहीं हुआ था, उसका प्रोसेसिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था इन बैड इफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए। क्लियर बेटा, इस वीडियो में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।